है किस पार्टी का पल रहा है? तीन राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। तो आपके हिसाब से किसका पल रहा है? नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। देश के 5 राज्यों में 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चुनाव होने हैं। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कवायद में जुट गई है, या यूं कहें कि सियासत के इस खेल में मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और ऑडियंस भी तैयार है। तो इस चुनावी संग्राम की तमाम समीकरण को आज बताएंगे हमारे साथ ही इस समीकरण को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय राणा जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो आज उनसे खास बातचीत करेंगे और राजनीति से जुड़े तमाम बातें बारीकी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सलोनी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और ये मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से इस देश को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो हमारा जो एक तरह से प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है, इसमें क्या चीजें हो सकती, कैसे हो सकती है, इस पे देश को भी जानना जरूरी है, हम सबको भी जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो वोटर होता है, जो वोट डालता है, जो पार्टियां बनती है, शासन में आती है, उससे देश पे कहीं ना कहीं असर होता है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ये सियासी रण है, तो इसमें आपको क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 राज्य, अगर मिजोरम और तेलंगाना में जो राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं वो मजबूती से खड़ी हैं, पर 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। तो आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी? देखिए, अगर हम बात करते हैं जो मुख्य तरह से चुनाव अगर देखा जाए तो मिजोरम में क्या होता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव होते हैं वो सेंट्रल पे काफी डिपेंड करती है, उनकी राजनीति सेंट्रल पे काफी डिपेंड करती है। तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसकी सरकार होती है उसके तरफ पड़ना हमेशा भारी रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव। तो छत्तीसगढ़ का जो समीकरण था, मैं भी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में गया था और छत्तीसगढ़ के समीकरणों को मैं जो समझ रहा था या समीकरण जो दिख रहा था उसकी उलट है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। काफी चैनलों ने सर्वे बहुत किया है। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। 10 से 12 सीट, 25, 20, 15 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें कुछ आंकड़े आपको देंगे जो एक तरह से चौंकाने वाले हैं। और ये पिछले 10-15 दिन में इसका बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं कि बदलाव बहुत पुराना है, 10-15 दिन में ऐसा बदलाव हुआ है। जो भूपेश बघेल साहब है, जो उनकी राह थी, इसे लग रहा था कि उनकी राह एकदम आसान है, वो अपनी किनारे पे पहुंच जाएंगे, वो उनके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं रायपुर के तकरीबन 19 सीट है, जिसमें से कांग्रेस को जो सर्वे, जो ग्राउंड सर्वे बता रहा, जो उन्होंने रिसर्च किया जाके वहां पे किया, तो तकरीबन कांग्रेस 7 सीटों पे आगे चल रही है, यानी जीतने की संभावना उनकी ज्यादा है। अब मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, 6 सीटों पे आगे है, तो 7 और 6 का समीकरण बहुत कम है, नहीं नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। और 6 ऐसी सीटें हैं जहां पे कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि त्रिकोणीय इलेक्शन है। जब त्रिकोणीय हो जाता है तो आप समझिए कि वोट किसका कटेगा। वहां पे अगर सेकुलर पार्टी, इसको सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी को लोग एक तरह से कम्युनल पार्टी कहा जाता है। लेकिन सेकुलर में कौन सी आती है, जितने भी जो सेकुलर नहीं है उनको माना, जैसे कांग्रेस हो गए, दूसरी पार्टियां हो गई। जहां पे त्रिकोणीय चुनाव होते हैं, जहाँ पे वोट पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान होता है। तो जो 6 सीटें बता रहा हूँ वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में 1-2 भी निकल जाती है, तो देखिए कितने का समीकरण बदल जाता है। तकरीबन हमारे एनालिसिस के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 31 से 32 सीटों पे कांग्रेस और 29 से 30 सीटों पे आज के सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, या जीतने की संभावना है। और देख लीजिए, इसी तरह हम दूसरे जो इसमें कांटे की टक्कर है वो तकरीबन 20 से 25 सीटें हैं। तो बताइए, आप सोचिए कि समीकरण कितना टफ है। जितना आसान लग रहा था कांग्रेस के लिए, एक तरह से कैटवॉक था, वो कैटवॉक अब नहीं है। मुसीबतें उनके लिए भी हैं और भूपेश बघेल को भी सोचना पड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी माने न पाने, वो निष्क्रिय थी 5 साल से। वहां पे कोई भी काम की बात हम नहीं करेंगे, ऐसा कोई नेतृत्व नहीं था जो उस पार्टी को लेके चले वहां पे, एक भावनात्मक कनेक्ट बनाए, एक चीजों को वहां पे विस्तार से दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करे, या पक्ष जो शासन कर रहा है पक्ष, उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए कुछ घपले भी हुआ है या कुछ घोटाले भी हो, उसकी बातों को उजागर करे, जनता के बीच जाए। तो निष्क्रिय पड़ी पार्टी थी वहां पे, लेकिन उसको सक्रिय करने में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ है। अब में आते हैं, अगर आप बात करती हैं
मध्य प्रदेश के, तो देखिए मध्य प्रदेश में नेक टू नेक कंपटीशन है और इसमें कहीं ना कहीं दो तीन चीजों का समीकरण समझना बहुत जरूरी होगी। जो सेंटर ने, आपने देखा होगा, मंत्री और एमपी को उतारे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर बड़ा मंत्री है, मैं चंबल का एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी का, तो वो चंबल के क्षेत्र में, यानी अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो एक एमपी के अंडर में तकरीबन 7 से 8 विधानसभा या 10 विधानसभा, डिपेंड अपॉन द लोकेशन होती है, तो वो 8 से 10 सीटों पे इम्पैक्ट करते हैं और उसका इम्पैक्ट फर्क पड़ता है। तो देखिए एक आदिवासी क्षेत्र में ये हारे थे पिछला चुनाव, अगर 18 का आप समीकरण देखेंगे तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इनको सीटें कम मिली थी। तो इस समय देखिए सेंटर से एक आदिवासी नेतृत्व को भेजा गया है, चंबल क्षेत्र में जिसको बोलते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र, वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया है। तो समीकरण जो दिख रहा है वो काफी उनके पक्ष में है और हमें लगता है कि सीट भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं आता हूं, अगर मैं राजस्थान की चर्चा करती तो राजस्थान में तो कवायद है कि 5 साल में चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ वहां पे चीजें बिल्कुल बदल रही है और आराम से भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना रही है, इसमें मुझे कोई बोलने में गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो छत्तीसगढ़ का समीकरण है वो कांग्रेस को लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको लाइटली ले लिया। जो उनकी सरकार आसानी से बन सकती थी, वो थोड़ी सी कंपटीशन वहां पे नजर आ रहा है और कंपटीशन टफ होते जा रहा है दिन पे दिन। अगर चुनाव की तारीख आते आते देखिए क्या हो सकता है, लेकिन हाँ चुनाव थोड़ा सा टफ हो गया उनके लिए। बाकी दो स्टेट में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार को राजस्थान में बचा पाएगी और वहां पे बना पाएगी एमपी में। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो भले ही बीजेपी मजबूती से खड़ी हो, पर अगर कांग्रेस की बात करें तो आने वाले जो दिनों में जो कांग्रेस जनसभाएं कर रही है और उसमें लोगों की जो भीड़ देखने को मिल रही है, जो समर्थन देखने को मिल रहा है, ऐसे में वहां पे कांग्रेस को कम आंकना क्या बीजेपी के लिए भारी हो सकता है? क्योंकि अभी तक वहां पर जो सीएम का चेहरा है वो भी सामने से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो किस हद तक बीजेपी पर असर डालेगा? देखिए ऐसा है कि चुनाव, जब भी इलेक्शन होते हैं या चुनाव होते हैं, उस पर भीड़ को कभी भी आप वोटर नहीं मान सकते हैं। किसी की सभा में अगर मान लीजिए 10 लाख की भीड़ आ रही है, 10 लाख वोटर किसी जरिए नहीं कि उसी क्षेत्र का हो या उसी जगह का हो या उसी शहर का या आसपास के जगह का हो, वोटर को लाया जाता है या वो जो जनता आती है उनको लाया जाता है। और कैसे लाया जाता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद एक बड़ी पत्रकार है। तो ये वोटर जो होता है कभी भी भीड़ का समीकरण वोटर में कन्वर्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आप बात करते हैं तो कमलनाथ एक चेहरा है, लेकिन कमलनाथ के साथ जो पिछले 15 महीने की उनकी सरकार थी, उसमें कुछ घोटाले हुए जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक पहुंचाने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी जो थी, तो बिल्कुल 20 साल शासन करेंगे तो होगा ही होगा, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कम करने की कोशिश की है। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, जो एक होता है जीतना कि भाई आप 20 साल शासन कर लिया, आपकी 100 सीट भी नहीं आ रही है। अगर 20 साल शासन करने के बाद अगर 110 सीट आ जाती है या 112 सीट आती है और आप कांग्रेस की मान लीजिए 115 सीट आती है, तो उसको मैं बहुत अच्छी लड़ाई नहीं मानता, उसको कहता हूँ नेक टू नेक फाइट। और किसी की सरकार बन सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी सत्ता है उसके साथ में सत्ता चली जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कितने का डिफरेंस है, और डिफरेंस बहुत कम का है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है कुछ इलाकों में जहां से जीती थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदिवासी इलाकों में तकरीबन 25 सीटें हैं, वो 25 सीटों पे इन्होंने मेहनत कर ली है। अगर वो 25 सीटों में से 50% भी ले आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए गेनिंग हो जाती है। किसी को भी देखिए इलेक्शन में कभी किसी भी प्रतिद्वंदी को अपना कमजोर नहीं मानना चाहिए, लेकिन रणनीति बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर आप दोनों कर लोगे तभी इलेक्शन जीत सकते हो, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज इस समय एज लेते हुए नजर आ रही। नो डाउट ट्विटर पे और टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का दिखता है कि कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन जनता से कनेक्ट कर पा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। जनता कांग्रेस के नेतृत्व पे विश्वास कर रहा है, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और कांग्रेस किस तरह उस जनता को अपने पक्ष में या अपने विचारों से प्रभावित करती है, ये तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और कांग्रेस को डेंट करने में हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक मौका चूकती है, चाहे वो हमास का इशू ले लीजिए, चाहे वो हिंदुत्व का इशू ले लीजिए, चाहे हिंदी एयरलाइंस का ले लीजिए, तो घेरने में। और एक तो होता है देखिए चुनाव होता है नैरेटिव पे, एजेंडे पे होता है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। अगर एंटी हिंदू का नैरेटिव सेट हो गया या तुष्टीकरण का नैरेटिव सेट हो, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है, चाहे वो 2% हो या 10% हो। अगर ये परसेंटेज आगे पीछे हो गया तो इलेक्शन किसके हाथ में होता है आपको पता है, कैसे पलट जाता है। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, 2 से 5%। ये सब चीजों को जो पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए कि कौन सा नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है, किस पे चुनाव हो रहा है।
डेवलपमेंट पे चुनाव हो रहा है कि नेतृत्व पे चुनाव हो रहा है, बिलीव किसका है, बिलीव नहीं करती है, कि जनता को समझना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कनेक्ट बनाना, जो जनता के साथ कनेक्ट बनता, आत्मीयता का कनेक्ट बनता, उसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि शिवराज जी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं या शिवराज जी अच्छे हैं, मैं नहीं बोलता, और भी अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल का नेतृत्व है, उसके अंदर एक काबिलियत है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा क्या, उनके पास चेहरा है, तो चेहरे के बल पे कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास है उस चेहरे पे, वो कहीं ना कहीं काम कर जाता है, और वो अगर थोड़ा भी काम कर गया तो इनके पक्ष में चुनाव चला जाता है, और उसका हमने सबने देखा है कि उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीतते हैं। आपने बताया कि चुनाव में चेहरे का बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर कर्नाटक में जो हुआ उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो क्या बीजेपी को सीखने की जरूरत है कर्नाटक चुनाव? देखिए, बीजेपी कर्नाटक चुनाव हारी, अगर ये जीत जाती, ये हो सकता 3 चुनाव जो स्टेट्स में होने वाले 5 स्टेट में, इसमें हार जाती। कर्नाटका की हार इनके लिए एक तरह से रेड अलर्ट कह लीजिए या रेड फ्लैग कह लीजिए, वो हो गया। देखिए, कर्नाटका में 30 से 40 सीट जो 2013 में सीट आई थी, उतनी आने वाली थी। जो 66 सीट पहुंची है या 70 सीट के आसपास पहुंचे हैं, वो नेतृत्व चेहरे की वजह से पहुंचे, अदरवाइज नहीं पहुंचते। और वहां पे तो हमेशा ही रहा कि कभी इसकी कभी उसकी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कांग्रेस ने कैसे वो स्ट्रेटेजिकल खेला। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, मैं बार बार बोलता हूँ, वहां पे सक्सेसफुल हुए हैं। वहां का जो मतदाता है, उन्होंने जो एक मुस्लिम मतदाता, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। जहां पे त्रिकोणीय चुनाव नहीं हुए, जहां त्रिकोणीय चुनाव होते हैं वहां पे चांसेस खराब हो जाते हैं, तो त्रिकोणीय चुनाव नहीं हुए, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, तो फायदा कांग्रेस को हुआ। तो ऐसा नहीं कि कर्नाटका का चुनाव अगर आप देखोगे और कंपेयर करते हो, तो 3 स्टेट वर्सेस सेंटर, तो आप 2018 में क्या हुआ था हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी कितनी जगह हारी थी। सेंटर में देखिए, उसी स्टेट में 50% के प्लस वोट शेयर के आए थे। तो सारे समीकरणों को समझने की बहुत जरूरत होती है कि समीकरण क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है, जनता के मिजाज क्या है, और जनता किस मुद्दे पे किस तरह से वोटिंग कर रही है। ये चीज अगर नेता पकड़ लेंगे तो चुनाव किसी के लिए भी आसान हो जाता है। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था एंटी इनकम्बेंसी का, तो अगर राजस्थान की बात करें और राजस्थानी चुनाव में अगर देखें, तो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत हमेशा से चला आ रहा है, और अभी अगर बात करें तो राहुल गांधी गहलोत से खासा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि जो गहलोत समर्थक हैं वो खुद कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी किससे नाराज है, उससे कोई वोटर को फर्क नहीं पड़ता है, और हमें लगता है कि आज के दिन में कांग्रेस में किसी लीडर को भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर राहुल गांधी नाराज हैं या सोनिया गांधी जी नाराज होते, तो गहलोत साहब सीएम नहीं होते। 1 साल पहले आपने देखा था, ऐसी 1 साल पहले क्या हुआ था। अगर कोई भी पार्टी में ऐसा अनुशासन इंडिसिप्लिनरी काम किया जाए, उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जो भी नेता है, चाहे वो भूपेश बघेल साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। जहां तक बात आती है सचिन पायलट, नो डाउट 18 का जो चुनाव था, सचिन पायलट ने अपने कंधों पे लेके उसको ड्राइव किया था, और उसको कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत की थी, उनको उम्मीद से ज्यादा मेहनत की थी, उसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन उनको जिस तरह से प्रोमिस किए गए, या हो सकता है जिनके पक्ष में, देखिए टिकट वितरण जब होता है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है कि आपके पक्ष वालों को कितना टिकट मिलता है और पक्ष वाले कितने जीतते हैं। तो देखिए, 20 से 25 विधायक को लेकर के आप सत्ता में नहीं बना सकते, जिसके पास पावर होती है वो उसके पास ऑटोमेटिकली वो इंक्लाइन हो जाते हैं। अब आपका जो मुख्य प्रश्न है कि भाई इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को कि नहीं, हर पार्टी में अंतरकला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, अंतरकला है। कुछ पार्टियों में अंतरकला दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नेतृत्व तो बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए, आज आपको नहीं लगता कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अंतरकला नहीं है, बहुत है उठापटक, लेकिन चेहरा जो है नरेंद्र मोदी से भी कोई बड़ा नहीं हो पा रहा है, या नरेंद्र मोदी के बराबर समतुल्य कोई नहीं है, तो इसलिए चीजें दबी हुई है। जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब नहीं रहेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी नहीं है। सलोनी जी, तो 1980 में बनी थी, उसके पहले 325 सीटें क्यों नहीं ले आए? हम तो बात बोलते हैं कि 2014 से पहले भी यही स्ट्रेटेजी थी, और इसी तरह के लोग काम करते थे, यही पार्टी के वर्कर थे, आरएसएस भी यही था, लेकिन नहीं बना पाती थी सरकार ना, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं जाती। डिपेंड करता है कि पहला आपके पास चेहरा होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चेहरा स्ट्रेटेजी दोनों अगर काम करती है और बराबर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके लिए काम करना और ग्राउंड पे जाना आसान हो जाता है।
आपको भी पता होगा डिजिटल मीडिया से 2014 के पहले कोई फेसबुक जानता था, जानते थे, लेकिन फेसबुक से चुनाव लड़ा जाता जानता था नहीं। किसी को पता था इंस्टाग्राम पे नेता चुनाव लड़ते हैं और अपने स्पीच देते थे नहीं। आज ट्विटर पे, फेसबुक पे और आपके इंस्टाग्राम पे चुनाव भी लड़े जाते हैं, चुनाव को जीता भी जा रहा है। क्योंकि मैसेजिंग जो होती है, वो मास मैसेजिंग जो होती है, वो डिजिटल मीडिया के थ्रू हो सकती है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म 3 ही है जिसके थ्रू हो सकती है, और हमारा टीवी हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारे मैसेजिंग को आगे तक पहुंचाने में काम करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे कहाँ यूज करना है। तो वो खूबी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस समय है। लेकिन वो चीजों को पिछले 6 महीने में कह लीजिए या 8 महीने में कह लीजिए, कांग्रेस ने भी तेजी से पकड़ा है। तो कांग्रेस भी कहीं डिजिटल वॉर में आज पीछे नहीं है। अब ये है कि जनता के मूड में पीछे है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो आपने अभी बोला कि आपसी कलह जो दोनों पार्टियों के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस वजह से ये रूठने मनाने की जो ये कोशिशें चल रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, इसमें जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? देखिए, जनता के मुद्दे हमें नहीं लगता कि पीछे छूट रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कैंडिडेट हो, वो जनता के मुद्दे पे चुनाव कहाँ लड़ रहा है? आप बता दीजिए 2014 के पहले, मैं तो बड़ा सबसे ये प्रश्न पूछता हूँ, 2014 के पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलती थी डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे। वो किस पे लड़ेंगे? भैया हम भारतीय जनता पार्टी से, मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दलित हूँ, मैं बैकवर्ड, इस पे चुनाव लड़ जाते थे देश में। लेकिन वो सिनारियो बदल गया है। अब क्या हो रहा है कि जनता भी समझ गई। देखिए, दोनों में बदलाव आए हैं, राजनीतिक पार्टी में बदलाव है, कैंडिडेट में बदलाव है, और जो वोटर है उसमें बदलाव है। पहले वोटर कैसे वोट देता था? जब बहुजन समाज पार्टी का है, हमारे जात वाला है, हम इसको वोट देंगे। अगर ये समीकरण होता तो आज बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में हाल ना होता, नहीं होता ना। अब वो समाज जो किसी समाज के पीछे खड़ा था, उसको भी समझ में आ गया है कि भैया मेरा उत्थान कहाँ। हर आदमी अपने बारे में सोचने लगा है, और उसका योगदान आपको जाता है, यानी मीडिया को जाता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। इनको जाता है कि वो मैसेजिंग आज एक मोबाइल पे, मैंने कुछ बोला, आपने पूछा, सेकंड में हजारों लोग तक पहुंच जाता है। तो ये चीजें जनता समझने लगी है। जो पार्टी उनके लिए काम करेगी, वो अब कैंडिडेट नहीं रह गया, पार्टी रह गई है। जितनी भी बड़ी पार्टी, आज आज हम नोएडा में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 80 विधायक, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, मैं 10 का नाम याद नहीं होगा। या इस जहां पर नोएडा में बैठे हैं, वहां के विधायक को लोग 50% लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी 2-2 लाख वोट से क्यों जीत रहा है? क्योंकि एक नेतृत्व और एक निशान, दोनों का कॉम्बिनेशन है, विश्वास। क्योंकि एक आदमी जो ऊपर बैठा है वो काम कर रहा है और बता भी रहा है, तो कहीं ना कहीं मैसेज बताने के बाद लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग जब प्रॉपर होती है, सीक्वेंस में चलता है, तो चीजें आसान हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खूबी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी प्लानिंग में बदलना चाहिए, नेतृत्व में चेंजेस की जरूरत है, अपने सलाहकारों को अच्छा रखना चाहिए, और स्ट्रेटजी बना के, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बना के इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इलेक्शन प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए। पर आपने जैसे बताया कि जनता जातिवाद में बटी हुई है, मुद्दों से उनको लेना देना नहीं है, पर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि इस बार चुनाव में 60 लाख युवा वोट दे रहे हैं पहली बार। तो क्या वो दिशा और दशा तय करेंगे इस बार? हर चुनाव में जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं दिशा तय करता है, वो देश का दिशा तय करता है और अपना भविष्य का भी दिशा तय करता है। जहां तक बात आती है जात पे, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले साल हुआ था। हमें लग रहा था किसान आंदोलन के बाद जो किसान आंदोलन चल रहा था, जाट बहुल क्षेत्र चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपको भी पता है रिजल्ट कैसा आया। तो लोग जात को मानते, हम ही नहीं कहते कि एकदम खत्म हो जाएगा या खत्म हो गया है, लेकिन अब उस चीजों से लोग ऊपर उठ करके देश पे, देश की योजनाओं पे, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए और अपने लिए सोचने लगे हैं। और जब आदमी ये सोचने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी जीतती है जिस पार्टी ने सारे काम किए हैं या सारे बिंदुओं को कवर कर दिए। तो यही यही खूबी शायद नरेंद्र मोदी जी में है और हमारे दूसरी विपक्षी पार्टी में नहीं है। देखिए, सारे लोग, अभी पीडीए की बात हो रही है,
अब हमारे अखिलेश जी ने पीडीए का फुल फॉर्म भी चेंज कर दिया है। देखिए, आपको ना जातिगत राजनीति लंबा नहीं चल सकता। आपको कितने प्रतिशत लोग कब तक वोट देंगे, एक ही चीज को पिछले 25 साल से कर रहा है। अब क्या है, आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है बहुत स्ट्रांग है, वो स्ट्रेटेजिकल है, विजनरी है और बहुत पावरफुल है। तो आपको उसके समतुल्य बनना पड़ेगा, और समतुल्य बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, जनता तक पहुंचना पड़ता है। वो विपक्षी पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जात का असर रहता है, लेकिन उतना असर नहीं है जो 2000 में, 2005 या आप कह लीजिए 1990 में होता था। अब वो चीजें नहीं है। अब जनता जागरूक हो गई, वो देखती है भैया हमारा फायदा कहाँ, देश का फायदा कहाँ, विकास कहाँ, उसी को वोट दे रही है। जो सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है कि विपक्ष का कहना है कि जो ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी के घरों पे हो रही है, इसमें विपक्ष का कहना है कि ये सत्ता शक्ति का दुरुपयोग है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, विपक्षी दल या तो शुतुरमुर्ग हो गए। शुतुरमुर्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुतुरमुर्ग ऐसा एक जानवर है जो अपने सर को छुपा लेता रेत में तो बोलता दुनिया मुझे दिख नहीं रही। ये बताइए, ईडी की रेड या सीबीआई की रेड किसी के अभी पड़ी है तो वहाँ पैसे नहीं मिले, भर भर के पैसे मिले हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी की हम लोग अगर बात कर लें कि हम दिल्ली के पास रहते हैं, ट्रेल नहीं मिला है, 338 करोड़ का ट्रेल मिला है ना। आपकी पॉलिसीज में सुप्रीम कोर्ट में तो लॉयर भी हूँ, तो 41 पेज का जजमेंट में 11 पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, संजीव खन्ना जी ने कमेंट किए हैं। और वो कमेंट आप समझने की जरूरत है कि जो ईडी रेड डाल सकती है, ईडी आप पे कार्रवाई कर सकती है, आपको ईडी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो केस को कोर्ट में जाएगी। जब कोर्ट में जाएगा तो अगर आप गलत नहीं हो तो आप छूट जाओगे। सारे के सारे नेताओं के पैसे पाए गए, सारे के सारे नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई उस पर ट्रेलिंग है विद द एविडेंसेस, अगर वो है तो भाई आप कहां से बोल सकते हो कि विपक्षियों के ऊपर हो रहा है। और देखिए, ईडी ने, लोग बोलते हैं कि ईडी ने कितना रिकवरी की, मैं आपको आंकड़े भी दे रहा हूँ। 2014 से पहले 10 सालों में, यानी 2004 से 2014 के बीच 104 जगह पर रेड पड़ी थी, तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है जब्त की गई थी। 2014 से लेके पिछले साल तक की मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, तकरीबन 1,04,000 करोड़ की प्रॉपर्टी या एसेट्स जब्त किए गए हैं, और तकरीबन 5900 जगह पे रेड पड़ी है। टोटल जो कन्विक्टेड है, यानी जो चार्जशीट लगी वो 26 पे लगी है, इसमें 24 लोग को जेल हुई, यानी सजा हुई है। तो 96% तो रेशियो है। देखिए, बोल देना कि संस्था मेरे विरुद्ध काम कर रही है, बताइए देश में बहुत सारे विपक्षी नेता हैं, तो पता अखिलेश जी को ले लीजिए, इनको क्यों नहीं जेल में डालते हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। विपक्ष का कहना कि सिर्फ विपक्ष, हम तो बोल रहा हूँ ना, अखिलेश जी को जेल में डाल देना चाहिए, आपको स्टालिन साहब को जेल में डाल देना चाहिए, ये तो बड़े नेता हैं। बताइए, अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो जेल नहीं जाएंगे। और विपक्ष की बात हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, अगर आपको लगता है कि वो दागी हैं या करप्ट हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में सब लोग जाते हैं, सारे बड़े वकील वहीं पे विपक्षियों के पास जाके केस क्यों नहीं करते। 16 की 16 पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी ना ईडी के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के भगा दिया कि नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आप टीवी में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में होता है तो वहां पे आपको सबूत रखने पड़ते हैं। सबूत के आधार पे ही जज जजमेंट देता है। अपनी मर्जी से जज भी नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे फैक्ट्स पे काम होता है, फैक्ट्स जो होंगे वही होंगे। इसमें बोल देना कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही, पहले चोरी करना बंद कर दो, कार्रवाई बंद हो जाएगी। हमें क्यों नहीं पकड़ लेती है, आपको ईडी क्यों नहीं पकड़ लेती है, हमारे कैमरामैन भाई को ईडी क्यों नहीं पकड़ लेती है। भाई ईडी तो किसी को पकड़ सकती है। तो ट्रेलिंग होती है, ट्रेल होगा तभी कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज केस हो सकता है आपके ऊपर, राजनीतिक द्वेष से केस होते हैं, लेकिन कोर्ट में बरी हो जाता है इंसान। भाई सबूत तो सरकार को भी रखने पड़ेगा कि भैया किस लिए अरेस्ट किया, कब तक बचेंगे। तो ये सब चीज, चाहे वो बंगाल का केस देख लीजिए, चाहे आप संजय जी का केस देख लीजिए, चाहे आप मनीष सिसोदिया के केस देख लीजिए, ये सारे लोग पकड़े क्यों गए भाई। देखिए, कोई भी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, कानून कभी भी, लोग बोलते हैं अंधा अंधा नहीं है, उसके आंख भी है, उसके कान भी है, वो सुनता है, बोलता नहीं, बस वो लिख के दिखाता है तो जजमेंट देता है। ये है। अब मैं जिक्र करूंगी वर्तमान राजनीति की सबसे विवादित चीज की, सबसे विवादित, या यूं कहें कि इसे विवादित बना दिया गया, और वो है जय श्री राम। तो क्या आज की राजनीति में कांग्रेस वर्सेस जय श्री राम रह गया?
या फिर यूं कहें कि आज की जो वर्तमान राजनीति है इसमें विचारधारा की जगह जय श्री राम ने ले ली है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जय श्री राम एक धार्मिक आस्था का विषय है और इसमें तकरीबन 100 करोड़ लोगों की आस्था है। तो किसी भी पार्टी को इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो। हम तो कहते हैं कि आपको आपत्ति जय श्री राम से क्यों है? आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको, आप राजनीति कहते हैं, आप बोलते हैं मैं सेकुलर पार्टी हूँ, तो आप सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? यानी निष्पक्ष, किसी धर्म को ना मानना, निष्पक्ष जनता के लिए काम करना। आप अपने जनता पे काम करते रहो ना। कोई जय श्री राम बोल रहा है उसको बोलने दो, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है उसको बोलने दो, आप अपना काम करते रहो। समस्या इस देश के साथ क्या हो गई है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, आप उठा के 2 साल का आंकड़ा देख लीजिए, क्योंकि आप तो पत्रकार हमसे ज्यादा जानती हो। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जितने लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, म्यूजिकल चेयर वाला गेम कर रहे हैं। एक नया मुद्दा आया, अरे इसको पकड़ो 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 पकड़ो, फिर गायब हो जाता है। अभी कल आपने देखा कि एप्पल का मुद्दा आया। ये समझने की जरूरत है कि एप्पल एक पहले टेक्नोलॉजी को आप जाने, तो टेक्नोलॉजी कंपनी को जाने, टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसको समझिए, फिर उसके बाद आप अटैक करिए। आप सरकार पर अटैक करके फायदा क्या? अब सरकार बोलेगी मुझे मोबाइल जमा करा, तो देखेंगे, जांच करेंगे, फिर मोबाइल कोई नहीं देगा। आपको याद होगा पेगासस का ऐसे मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मोबाइल मंगाए थे, 29 मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसमें राहुल गांधी अपना मोबाइल ले गया था। तो देखिए, मुद्दा अगर आपको जय श्री राम से नहीं मतलब होना चाहिए, कोई जय श्री राम कर रहा है उसकी आस्था का विषय हो सकता है, आप अपनी राजनीति करो, आप राजनीतिक पार्टी। ये बताइए कि कोर्ट में 2008 में राहुल गांधी या कांग्रेस को जाने की क्या जरूरत थी राम सेतु पे, कि राम का अस्तित्व नहीं, काल्पनिक है। भाई आप अपने कर्मों द्वारा, जो कर्म है आपके, उसके द्वारा ये कहीं ना कहीं आप दर्शा रहे हो जो 100 करोड़ लोग हैं कि हम तुम्हारे विरुद्ध आए। आपको विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करिए, आप जनता के मुद्दे उठाइए, आप महंगाई पे चर्चा कीजिए, आप बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, आप देश के विकास पे चर्चा, किस पे चर्चा कीजिए ना। आप उस पर चर्चा ना करके कोई जय श्री राम बोल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में मत फंसो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, वो अपने पाले में आपको ले आएगा और फिर उसको आपको मार देगा। आप जैसे विरोध करो जय श्री राम का, तो आप खत्म हो जाओगे। पर क्या बीजेपी जय श्री राम पर राजनीति नहीं कर रही है? जनता को लुभाने की कोशिश नहीं कर रही है? हिंदुओं को लुभाने की कोशिश नहीं कर रही है जय श्री राम से? देखिए, कोई पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चलो आज मैं मान लेता हूँ आपकी बात की, 2014 से लोग बोलने लगे कि जय श्री राम पे चीजें हो रही हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि उसके पहले किसी के पास मौका नहीं था क्या लुभाने? ये मुसलमान या दूसरी कम्युनिटी को क्यों लुभा रहे थे? तो आप किसी को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को लुभाने की जरूरत नहीं है कि आप मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ये हम सब देश के नागरिक हैं। आप उनके विकास के लिए काम करो। भाई ऐसे ऐसे देश में काम हुए हैं जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी। मैं एक जमाने में कांग्रेसी, मैं भी मतलब विचारधारा कांग्रेसी, मतलब क्या, तो कांग्रेस को लोग ना एक पार्टी बना दिए, रियली एक ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कांग्रेस। ठीक है, ये असली कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो कांग्रेस जो विचारधारा थी उसको छोड़ करके कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ मिल गई है। तो विचारधारा, 2-3 विचारधारा मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और वही क्षति हो रही है आज के दिन में। भाई अपनी विचारधारा पे, आप सेकुलर है, सेकुलरिज्म की राजनीति कीजिए, आप किसी भी धर्म की राजनीति ना करिए। ऐसे लगना भी नहीं चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष या किसी जात विशेष के लिए काम कर रहे हो। आप सिर्फ जनता के लिए काम करो, इस देश के लिए काम करो। अपने आप लोग को समझेंगे, 5 साल ही समझेंगे, 6वें साल तो समझेंगे। लेकिन समस्या क्या है, कोई भी नेता खड़े होकर के आज के दिन में रामचंद्र जी को गाली दे देगा, दुर्गा माता को गाली दे देगा, रामचरित मानस को कुछ भी बोल देगा। बड़ा बड़ा इजी है। मैं अगर नरेंद्र मोदी को गाली दे दूं तो मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ट्विटर पे बढ़ जाएंगे, फेसबुक बढ़ जाएंगे, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन भैया गाली देना, इसका उद्देश्य क्या है? कि हमें वायरल होना है, ये हम तथ्यों पे आकर के नरेंद्र मोदी को काउंटर करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनीतिक नेता के लिए जरूरी होता है कि आप काउंटर कैसे कर रहे हो। गाली देके काउंटर नहीं करना, अपने विचारों से, अपने कर्मों से उसको काउंटर करना है, तभी जाके कहीं आप जनता के दिल में बस पाते हो। अदरवाइज जीवन में बस नहीं पाओगे। सिर्फ राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन राजनीति जो असली है वो नहीं कर पाओ, क्योंकि आज के दिन में कंपटीशन बहुत टफ है। टफ कंपटीशन से मुझे याद आया कि जैसे चुनावी जो इंडिया गठबंधन 26 दलों का जो एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन हुआ है, उसके बाद से जो चुनावी रण में जैसे बीजेपी को हार भी मिली है, तो इससे क्या ये समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में
बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना की तरह है जो इंडी गठबंधन, जिसको मैं कभी कभी बोलता हूँ। पहली बात, इंडिया हमारे देश का नाम है, हम सबको उस नाम का सम्मान करना चाहिए। वो कोई पार्टी विशेष का अधिकार नहीं है उस पर कि इंडिया नाम रख ले। आप ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी उसमें है, तृणमूल कांग्रेस उसमें है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, सारे 26 पार्टी हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव जी का अस्तित्व बंगाल में क्या है? शून्य। टीएमसी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में क्या है? शून्य। तो शून्य शून्य मिलकर के शून्य होते हैं, शून्य और एक मिलकर के 10 बनता है, या 2 शून्य 1 मिलकर 100 बनता है। तो ये जानना जरूरी है कि आपने एक अलायंस तो बना लिया। आप लोग चर्चा करते हैं भाई 1977 में हुआ था। 1977 में इसलिए हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि लोग दुखी थे इसलिए वो अलायंस बना था। लोगों ने सैक्रिफाइस भी किया। लोग यानी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी का नाम बदला, मर्ज किए और एक साथ खड़े होकर लड़े। लेकिन उसका कारण अलग था। उसका कारण था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। इसलिए वो 77 का चुनाव विपक्ष जीता था, 15 साल में धराशायी हो गया था। आपने जानती हैं कि ये इंडी अलायंस, आप सोचने वाले अपने अलायंस बना लीजिए। अब ये बताइए, एमपी में 6 सीटों का वादा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को किया था, एक भी सीट क्यों नहीं दी? अब वो 40 सीट पे चुनाव लड़ना है। अब बोल रहे नहीं नहीं हम आपको देखेंगे लोकसभा में। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व तो कुछ नहीं है, तो अखिलेश यादव जी बोलेंगे भैया आप 2019 में देखेंगे। तो ये अलायंस ऐसे नहीं चलता। अलायंस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं चलता। अलायंस अगर आपको बनना है तो अपनी ईगो और अपनी महत्वाकांक्षा दोनों का कत्ल करना पड़ेगा, उसको साइडलाइन करना पड़ेगा, तब जाके कोई अलायंस बन सकता है। अगर मैं आपसे अलायंस करता हूं, हो सकता है मेरे विचार अलग हो, आपके विचार अलग हो, लेकिन अगर हम कॉमन एजेंडा पे काम करेंगे तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो अलायंस तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं तो बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। एनसीपी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में क्या, और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या? कोई अस्तित्व किसी का नहीं है। ये बताइए, स्टालिन आकर के यहाँ पे 5 वोट दिला देंगे? नहीं दिला पाएंगे ना। तो ये अलायंस का कोई औचित्य ही नहीं है। हो सकता है किसी रीजनल पार्टी के लिए औचित्य, हाँ अगर ये नेशनल पार्टी होती है 3 या 4 तो औचित्य। जैसे कांग्रेस के लिए और एक और कोई नेशनल पार्टी होती है, और दोनों मिलती तो हो सकता है 1+1 2 हो सकते, जो कि होता नहीं है समीकरण, लेकिन हो सकते थे। लेकिन ये रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी किसके वजह से बनी? समाजवादी पार्टी का जो पूरा वोट शेयर है कांग्रेस का है। आप स्टालिन डीएमके का देख लीजिए, किसके विरुद्ध किसका वोट काटे किसके विरुद्ध खड़ी हुई है? कांग्रेस के। टीएमसी किसकी पार्टी थी और किसके विरुद्ध लड़के खड़ी हुई है? कांग्रेस की। तो जितनी भी पार्टी आप देश में देख लीजिए जिसको रीजनल पार्टी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक से ही बनी हुई पार्टी है। अब उनसे बनी हुई पार्टी, उनकी विचारधारा को छोड़ के आई पार्टी आपके साथ कैसे काम कर सकती है? ये अलायंस का कोई औचित्य नहीं है, और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इस अलायंस को वोट देगी। जो भी देश और समाज के बारे में सोचते हैं वो कभी नहीं देगी। अब ये होने वाले चुनाव, इसे 2024 के आम चुनाव के लिए सेमीफाइनल समझा जा रहा है, तो किस हद तक अफेक्ट करेगा सर आम चुनाव? नहीं, मैं कभी भी किसी को लिटमस टेस्ट बोलता ना सेमीफाइनल बोलता, ये क्रिएट तो है नहीं 2020 खेलना है। ये चुनाव है, अगर ये चुनाव को मान लेते तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2018 का, 2013 का विधानसभा उठा के देख लीजिए और लोकसभा देख लीजिए, कितना चेंज है। 5 राज्यों के चुनाव पहले हुए तो 3 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। भाई छत्तीसगढ़ में 42% कांग्रेस को वोट मिला था। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन 50% वोट हो गया था, इनका शेयर गिर कर 31% हो गया था। तो कभी भी विधानसभा को लोकसभा से नहीं कंपेयर करना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में हो सकता है मोदी जी एक वैल्यू एड कर ले, लेकिन लोकसभा चुनाव जहां पे नेशनल इलेक्शन है, उसमें हमें नहीं लगता कोई छोटा नेता मोदी जी को कोई वैल्यू एड कर सकता है। कि लोग मोदी को वोट देते हैं या वहां पे जो दूसरा अपोजिशन का जो भी कैंडिडेट होगा उसके नाम पे वोट देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्टी कोई है नहीं, कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं इसके नाम पे वोट पड़ेगा, तो हाथ के नाम पे पड़ेगा या जो अपोजिशन में मोदी जी उनके नाम पे पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता है कि कभी भी लिटमस टेस्ट होता है, ये सेमीफाइनल हो सकता है। हर चुनाव का अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग तरीका होता है, और वोटर का पैटर्न भी। आप जाकर के कर्नाटक के चुनाव हो गया, उन्हीं वोटरों से पूछा गया था, आप ये सब पत्रकारों ने पूछा था कि लोकसभा में कौन, तो उन्होंने बोला मोदी। क्योंकि हो सकते हैं हमारे विचार उस समय इस पार्टी से ना हो स्टेट में, वह नेशनल लेवल पे हम किसी और को पसंद करते हैं। तो बड़ा ही फर्क है दोनों चुनाव में। तो दोनों चुनावों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, एक काम हो सकता है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है
उसके लिए उत्साहवर्धन हो सकता है कि मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो भाई हमारे कार्यकर्ता भी मोटिवेट हो गए और पार्टी भी मोटिवेट होती है। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उत्साह मिलता है और चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है सीट बढ़ाने की, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। पर पीएम मोदी बेशक बड़े चेहरे हैं, पर वो खुद प्रदेशों में जा जाके रैलियां करती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, पर बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि बावजूद पीएम के चेहरे का, अगर आपके पास मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए मैं दो तरीके से मैं सोचता हूँ, रखता भी हूँ। मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहां पे जनता को पता है कि भाई ये चेहरा है और इस पे मेरा विश्वास है। अब मैं आता हूँ विधानसभा पे, भाई कई राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी हारी है, इसमें कोई बोलने में वो नहीं है। देखिए उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी क्या लोकल जो लीडरशिप होता है उस पे लोगों का विश्वास कम हो जाता है। लोगों का ये होता है कि नहीं भाई ये जो कैंडिडेट है उस पर विश्वास उनका कम हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर मोदी जी आ जाएंगे सब लोग मोदी जी को वोट, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती। सिर्फ मोदी जी आके भाषण देते और सारे के सारे विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, ऐसा नहीं है। देखिए लोकल चीजें लोकल स्तर पे हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे चुनाव हो जाए म्यूनिसिपैलिटी के, मोदी जी आएंगे लेकिन जनता को पता है कि मोदी जी उनकी सेवा नहीं करेंगे। सेवा करने वाला उनका जो लोकल कमिश्नर वो होगा, सभासद होगा या कॉर्पोरेटर होगा, वो करेगा या एमएलए करेगा। तो डिपेंड करता है कि कैसे। मोदी जी गारंटी नहीं हो सकते, मोदी जी वैल्यू एड हो सकते किसी पार्टी के लिए। तो आप उनको वैल्यू एड की तरह यूज करिए कि आपने काम किया, आप 90% पे हो, या आपने कोचिंग करते आपने पढ़ाई कभी की होगी, तो एग्जाम में कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग के लिए कई क्वेश्चनर्स आते हैं। तो मोदी जी क्वेश्चनर टाइप के हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि भाई चुनाव जीत ही जाओगे। इसमें सबको काम करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे। जब सबका समीकरण बनता है तो प्रोबेबिलिटी हाई होती है किसी भी चुनाव जीतने की। एक व्यक्ति पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। विपक्ष के भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के साथ साथ एक और नाम जोड़ा जा रहा है, वो है अडानी का। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अडानी साहब देश चला रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है, इसको मैं इंटरनेशनल ट्रेड वॉर से जोड़ता हूँ। अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, ये हमारे देश के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनका हमें सम्मान करना चाहिए। जहां तक बात आती है अदानी पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अदानी कहीं ना कहीं, अब जैसे एयरपोर्ट की बात होती है कि अदानी को बेच दिया। अब इनसे प्रश्न कोई पूछे कि जो मुंबई के एयरपोर्ट था उसमें ज्यूरिक स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उसने बिड किया था, 155 रुपए था प्रति यात्री में पैसा देती है, और अदानी ने 170 रुपए लगाए। इनको बिड नहीं मिलना चाहिए? बिड तो मिलना चाहिए ना। तो देखिए बिड, आप ये बताइएगा, आप बोलते हो अदानी गड़बड़ है, मैं मान लेता हूँ, सब आपकी बात मान लेता हूँ। 60,000 करोड़ की परियोजना आपने राजस्थान में क्यों दी? नहीं देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपने बड़ा खदान का परियोजना क्यों दे दी? क्यों? वही अदानी बदल जाता आपके स्टेट में, वही अदानी दूसरा हो जाता दूसरे स्टेट में। केरला के पोर्ट के लिए केरला के चीफ मिनिस्टर लड़ गए थे कि अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार थी, वहां पे पोर्ट का जो देना था वहां पे। देखिए आप किसी पे आरोप लगा सकते हो। देखिए हिडनबर्ग का एक इश्यू आता है। हिडनबर्ग एक एजेंसी है, ठीक है, वो क्या करती है कि किसी भी कंपनी का अगर उसको ट्रेडिंग करती है तो किसी पे आरोप लगे, उसके शेयर प्राइस जब कम हो जाते हैं, आपने खरीद लिया, जैसे थोड़े बड़े आपने बेच दिया, आपने ट्रेडिंग कर रहा है, और 11 लोगों कंपनी, इसमें 9 कर्मचारी हैं और 2 डायरेक्टर हैं। उन्होंने अगर रिपोर्ट पढ़ी है, 104 पेज की, 90 पेज की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कैटेगोरिकली मेंशन है, इसलिए उसको यूएस लॉ में भी चैलेंज नहीं किया सकता है कि वी बिलीव एंड वी थिंक। यूएस लॉ में अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आप कभी भी दोषी नहीं माने जाते। ये बताइए, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सा लेख लिखे किसी कंपनी के खिलाफ, और हमने नीचे लिख दिया हम दोनों के विचार हैं, हम ऐसा सोचते हैं, उस पर कोई पार्टी आकर के झगड़ा करने लगे तो मूर्खता उस पार्टी के नंबर 1। नंबर 2, इससे फायदा किसको हो रहा है? मल्टीनेशनल्स को फायदा हो रहा है। ये बताइए, क्या कोक और पेप्सी जो पिछले जब से पैदा हुआ हम सब पी रहे हैं, 50-75 साल से तो यहाँ पे है ही, तो ये किसको फायदा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी और कर रहे हैं। आपको याद होगा फाइजर का इश्यू बड़ा उठा था जब कोविड चल रहा था, हमारी देसी वैक्सीन बन रही थी और सब लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि फाइजर को लेना चाहिए। उसमें कितनी टेक्नोलॉजी थी
कि वो फाइजर को माइनस शायद 100 या -70 डिग्री में ऐसे कुछ रखना था, हमारी इंडियन वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ट्रेड वॉर है, पैसे दिए जाते हैं कि आप मेरे पक्ष में बात करो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देते हैं, एचएलएल को नुकसान नहीं हुआ पतंजलि से, हुआ तकरीबन जो पिछले 2-3 साल का अगर आंकड़ा देख लेंगे तो उसमें उनको नुकसान हुआ है 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ किसी कंपनी की कम नहीं होती, मोनोपोली थी एचएलएल की, नेस्ले की वजह से नेस्ले को नुकसान नहीं हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कैसे इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चल रहा है, इंटरनेशनल चीजें को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को यूज कैसे होता है। ये बताइए, छोटा सा एग्जाम्पल महुआ मित्रा का है कि नहीं आपके सामने, कि भाई महुआ मित्रा एक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए उसके कॉम्पिटिटर को टारगेट कर रही थी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में नंबर 2 से हीरा अदानी है, नंबर 1 कहीं ना कहीं अदानी आते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जो है अदानी को मिले। तो आप देखिए किस तरह से पैसे लेकर के, किस तरह से मीडिया जो हमारे नेतागण हैं ये कार्य कर रहे हैं। ये तो महुआ मित्रा वन ऑफ द एग्जाम्पल। हो सकता है बड़े नेता जो आज आरोप लगा रहे हैं वो भी 20,000 करोड़ का राहुल गांधी बार बोलते हैं, 20,000 करोड़ का सबूत कहां है? आपको लगता है अदानी ने चोरी की? मान लिया हम आपकी बात, पेपर लीजिए, सीधे जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जाता नहीं है कोई कोर्ट में, हम बोलते हैं भाई सारे चोर हैं, हम तो दुनिया चोर है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? टीवी पे ही क्यों बोलते हो? टीवी पे तो कुछ भी बोल सकता है इंसान। ये समस्या है, अदानी को सिर्फ टारगेट करना है कि उससे मोदी को बदनाम करना। हम तो सिंपल बोलते हैं अपने यहां से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो सबसे पहले, जो नहीं करेंगे राहुल गांधी, कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं है। एक पहले जमाने में हाई कमान था, कोई कमान नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ फेस है, जो चाहते भी नहीं वो चुनाव प्रचार करने के लिए। ये सत्य है, सत्यता को मान लेना चाहिए। तो राहुल गांधी के बोलने से कोई इंडस्ट्री चोर नहीं हो जाएगा, और स्पेशली हमारे देश का इंडस्ट्री तो चोर नहीं हो जाएगा। वो तो सबको टारगेट करते थे, पहले अंबानी को टारगेट करते थे, अदानी अंबानी सुना होगा, अभी अंबानी हट गया, लगता है कुछ उनके से सटी हो गई, उनके भाषा में, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, मैं तो किसी बोलने लायक होता नहीं हूँ। हमें लगता है मुझे सेटिंग हो गई है, अंबानी है जब अदानी बच्चे, अदानी सेटिंग हो जाएगी, फिर कोई नया नाम ढूंढ देंगे। तो देखो आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है ना, नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन पहले मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, एक देश एक चुनाव। इस पे विपक्ष का कहना है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है यानी कि बीजेपी अपने सत्ता पक्ष में होने का लाभ उठा रही है और इसका सीधा लाभ बीजेपी को पहुंचे। इस पर क्या कहेंगे? हमें तो नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को सीधा लाभ पहुंचेगा, तो मतलब बचकाना ऐसा एक तरह से जवाब है। एक इलेक्शन क्यों होना चाहिए, उसका कारण देखिए। नंबर 1, एक इलेक्शन से पैसा बचेगा, जो हमारी जो पैसे खर्च होते हैं चुनाव पे वो बचेगा। नंबर 2, बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट पैन इंडिया इंप्लीमेंट करना चाहती है, वो कर नहीं पाती है। मान लीजिए स्टेट में चुनाव चल रहा है, अब वो 3 महीने के लिए डिले हो गया, 3 महीने बाद हम फिर सोचेंगे, या हो सकती है मेरी सरकार बन जाए 7 स्टेट में, मैंने किसी चीज अच्छी चीज को एग्जीक्यूट कर सकूं जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है 5-6 महीने बाद चुनाव होने वाला, वो मेरी सत्ता आए ना आए। तो बहुत सी चीजें एक तरह से प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ता है। पहले हमारे यहाँ एक चुनाव होते थे ना पूरे देश में, 1975 तक 67 तक होते थे, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। तो उसमें नुकसान क्या है? हम तो कहते हैं ये आरोप किसी पार्टी को नहीं लगाना चाहिए किसी पे। आप काम करो, अगर आप काम करोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जनता अपने आप प्यार करेगी और अपने आप वोट। ये चीज तो पहली बात इंप्लीमेंट 2024 के पहले हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए शीतकालीन जो आने वाला है अपना सेशन, उसमें लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते करते तो आधा 4 साल लग जाएगी। हमें नहीं लगता वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये सुविचार है, इस पे सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ के चिंतन करना चाहिए, और इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सबका लाभ है, हम सबका, एक देशवासियों का लाभ है, आम जनता का लाभ है, और देश का लाभ, आम जनता का लाभ तो सबका लाभ है। राजनीति से ऊपर हटके इनको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास बातचीत के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जनता का लाभ होगा तो पूरे देश का लाभ होगा। खैर, किस राज्य में किस पार्टी का बजेगा चुनावी बिगुल और कौन सी पार्टी ठोकेगी ताल, इस तमाम बात खुद जनता तय करेगी, और इस चुनावी तपिश में कौन सी पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी, ये तमाम बातें जनता तय करेगी। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।